जय हिंद। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं वीके विवेक क्लास के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था राजा किशन और नगर। इससे पहले क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का राजा किशन और नगर का दो वीडियो बना चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उसको देखिए। तो देखिए, आज इस तीसरा पार्ट में राजा किसान और नगर क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर का तीसरा पार्ट में वर्णन करेंगे। देखिए, राजा किसान और नगर के बारे में इससे पहले पढ़ाए थे कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी। उसका पतन हो गया था। उसका पतन का बस एक ही कारण था, बाढ़ का आना। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना जाता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है। आर्य एक पशु चारक थे। आर्य एक पशु चराने वाले व्यक्ति थे जो मध्य एशिया से होते हुए अपना देश भारत आए थे। और उन्होंने ही भारत में लोहा का खोज किया। वैदिक लोहा का खोज के निर्माता भी आर्यों को माना जाता था। आर्य एक पशु चराने वाले व्यक्ति थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन या जाति होता है। आर्य की जाति तो जो श्रेष्ठ जाति थे उसको कुलीन भी उसका अर्थ होता है। तो देखिए, राजा किशन और नगर में हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। और वैदिक सभ्यता में वेद की रचना हुई और वेद की संख्या 4 है। ऐसे कहा जाता है कि विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि वेद की रचना मानव ने नहीं किया बल्कि ईश्वर ने किया। वेद की रचना मानव ने नहीं किया बल्कि ईश्वर ने किया। और वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सब के बारे में हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से और डिटेल से वर्णन कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। आप नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, वैदिक 4 वेदों के बारे में हम काफ़ी डिटेल से वर्णन कर चुके हैं। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई। और वैदिक काल में ही लोहा का खोज हुआ। और लोहा का निर्माता लोहा का जो खोज हुआ उसका निर्माण, लोहा का खोज किसने किया? तो आर्यों ने। लोहा का खोज किसने किया? तो आर्यों ने लोहा का खोज किया। और लोहा का खोज वैदिक सभ्यता में ही हुए। तो लोहा का खोज आर्यों को माना जाता है। लोह युग का खोज आर्यों को माना जाता है। तो लोहा के बारे में पढ़ते हैं कि लोहा से क्या क्या हो। तो देखिए, लोहा के खोज के बाद वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ। और लोहा के खोज के बाद सभ्यता के रहन सहन में परिवर्तन आया। लोहा के खोज के बाद सभ्यता के रहन सहन में परिवर्तन आए। हड़प्पा सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हो पाया था, लेकिन वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हो पाया। तो लोहा का जब खोज हुआ तो सभ्यता का सामाजिक कल्चर में परिवर्तन हुआ। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोहा से हल का निर्माण होने लगा, हथियार का निर्माण होने लगा। हल खेती का निर्माण, खेती का जो फल होता है उसका निर्माण हो गया। बेहतरीन तरीके से लोहा से अलग अलग चीज़ बनने लगे, जिससे वह क्षेत्र, मानिए कहीं पे लोहा का निर्माण और लोहा का खोज हुआ। और लोहा का निर्माण आर्यों ने किया था जो मध्य एशिया से हुआ। जब लोहा का खोज हुआ तो वह क्षेत्र पहले कुछ भी नहीं था। एगो क्षेत्र में कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही लोहा का खोज हुआ तो वह क्षेत्र पहले कुछ भी नहीं था। जहाँ पे लोहा मिला वह क्षेत्र धीरे धीरे विशाल होने लगा और बड़ा विशाल होने लगा। धीरे धीरे बहुत बड़ा क्षेत्र विशाल होने लगा जब लोहा का खोज हुआ। तो लोहा का खोज वैदिक सभ्यता में हुआ पर, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में लोहा का कोई परिचित नहीं थे। तो देखिए, लोहा के खोज के बाद सभ्यता के रहन सहन में परिवर्तन हुआ। सामाजिक कल्चर में परिवर्तन ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि लोहा से हल और हथियार, लोहा से ज़्यादा विकास होने लगा, परिवर्तन आया। और धीरे धीरे उस जगह को जनपद कहा जाने लगा। लोहा जो मिला, तो जहाँ पे लोहा मिला तो उस स्थान धीरे धीरे वह क्षेत्र क्या होने लगा? विकसित होने लगा। और जब धीरे धीरे विकसित होने लगा, अलग अलग आदमी आकर के वहाँ पे काम करने लगे, तो वह क्षेत्र विकसित हो पाया। तब उस क्षेत्र को जनपद कहा जाने लगा। जनपद, तो देखिए, जनपद में 2 शब्द है, एगो जन और दूसरा पद। जन होता है लोग, जन संस्कृत भाषा का शब्द है। और जन का शाब्दिक अर्थ होता है लोग। पद पैर, जहाँ पे लोगों का पैर पड़ा उसी स्थान को जनपद कहा जाता है। वर्तमान में कहिए तो जो जिला होता है उसको जनपद कहा जाता है। जो जिला होता है उसी को जनपद कहा जाता है। तो देखिए, जनपद कैसे बना? लोहा का खोज हुआ तो वह स्थान, वह क्षेत्र जनपद कहा जाने लगा। जब जनपद में बहुत ज़्यादा पैसा होने लगा, जब बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा होने लगा। और धन इकट्ठा कैसे हुआ? क्योंकि लोहा का खोज हुआ और लोहा से हल का निर्माण होता है, खेती का निर्माण होता है, हथियार बनाया जाता है, जिससे वह क्षेत्र, जब पैसा आया तो वह क्षेत्र के जनपद
जनपद धीरे धीरे विशाल होते गया, मतलब जनपद धीरे धीरे बहुत बड़ा, मतलब जो क्षेत्र छोटा सा था वह धीरे धीरे विकसित होते गया और विकसित हो गया। जनपद महाजनपद में परिवर्तन हो गया। मतलब जो जनपद स्थान था, जनपद था, वह महाजनपद बन गया। तो महाजनपद, मतलब विशाल जनपद, मतलब लोग, पद मतलब पैर, मतलब जहाँ पे लोगों का पैर पड़ा उसी स्थान को जनपद कहा जाने लगा। और जनपद का निर्माण हुआ था लोहा का जहाँ पे खोज हुआ था। तो ये भी बात हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझ लेते थे। एक बार देखिए हम पढ़ते, परिवर्तन आया और धीरे धीरे उस जगह को जनपद कहा जाने लगा। और लोहे से हल के निर्माण के कारण खेती की मात्रा में वृद्धि हुई और लोगों के पास अधिक धन इकट्ठा होने लगा, जिससे जनपद महाजनपद बन गया। मतलब ज़्यादा जब खेती की मात्रा में वृद्धि हुई तो वह क्षेत्र जो जनपद था वह मतलब विशाल जनपद बन गया। और ऐसे ऐसे करते करते पूरे भारत में, उस समय हम कहानी देख रहे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, वैदिक काल मतलब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। और उस जगह जो जनपद था वह धीरे धीरे विशाल होते गया। और विशाल क्यों हुआ ये भी बात हम बता दिए कि लोहा का खोज हुआ, लोहा मिला, जिससे वहाँ पे काम होने लगा। और काम होने लगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा, मतलब धन इकट्ठा होने लगा और अधिक मात्रा में धन इकट्ठा होने लगा। जिससे क्षेत्र हुआ छोटा छोटा क्षेत्र धीरे धीरे पैसा की वजह से विशाल होते गया। और विशाल होते होते वह बहुत बड़ा बन गया, मतलब महाविशाल हो गया। तो महाजनपद कहा जाने लगा उस क्षेत्र को। उस समय भारत में देखिए 16 महाजनपद बन गया। मतलब एक क्षेत्र पहले इतना बड़ा था, इसके करते करते ये क्षेत्र, ये जनपद है और ये बहुत बड़ा बन गया। तो मतलब महाजनपद मतलब ये बहुत बड़ा बन गया। ऐसे ऐसे करते करते पूरे भारत में कहानी देख रहे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के, ऐसे ऐसे करते करते महाजनपद, ऐसे ऐसे करते करते ये जनपद महाजनपद करके 16 गो ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया। 16 गो बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया। तो जनपद और महाजनपद, मतलब विशाल जन, मतलब लोग पद, मतलब पैर, जहाँ पे लोगों का पैर पड़ा उसी को जनपद कहा जाता है। और जनपद विकसित होकर के महाजनपद बन गया। उस समय भारत में कितने महाजनपद बन गया? 16 महाजनपद बन गया। तो ये भी बात काफ़ी बेहतरीन तरीका से और डिटेल से वर्णन कर लिए। देखिए महाजनपद के बारे में एक नज़र हम देख लेते हैं। महाजनपद तो बता ही दिए कि मतलब विशाल, जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, मतलब जहाँ पे लोगों का पैर पड़ा उसी स्थान को जनपद कहा गया। और मतलब विशाल बन गया, उसी को महाजनपद बन गया। जैसे देखिए ये अभी छोटा है, इसको जनपद कहेंगे, लेकिन ये बन गया तो महाजनपद। ऐसे ऐसे करते करते पूरे भारत में 16 महाजनपद बन गया। ये भी बात हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझ लिए। तो देखिए महाजनपद की एक राजधानी होती थी, मतलब महाजनपद जो होता था उसकी एक राजधानी होती थी, जिसे किलाबंदी, मतलब चारों तरफ से मोटी दीवार से घिरा जाता। किलाबंदी मतलब चारों तरफ से, उसे चारों तरफ से दीवार से घिरा जाता। तो महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे क्या कहता है, किलाबंदी किया जाता था। महाजनपद के विषय में जानकारी हमें बौद्ध धर्म के महाजनपद, मतलब उस समय, मतलब कहानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की है कि महाजनपद के विषय में जानकारी हमको कैसे मिली। तो हम ये भी बात बहुत पहले बता चुके हैं कि इतिहास को जानने का 3 स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी यात्री का विवरण। तो देखिए महाजनपद के विषय की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत देता है। महाजनपद के विषय की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत देता है। और महाजनपद के विषय में जानकारी हमें 2 धर्म ग्रंथ, महाजनपद के विषय में जानकारी हमें 2 धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म के महाजनपद के विषय में जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, महाजनपद के विषय में जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ के, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ के भगवती सूत्र से महाजनपद के विषय में जानकारी पता चलता है कि उस समय मुख्य रूप से 16 महाजनपद था, जो कहानी बहुत पहले की कहानी है। और उसमें उसके विषय में जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ का भगवती सूत्र, ग्रंथ मतलब किताब से मिलता है। और महाजनपद एक साहित्य स्रोत की, इससे जानकारी मिलती है। तो ये भी बात हम बेहतरीन तरीका से समझिए। उस समय महाजनपदों की संख्या 16 थी, मतलब कैसे महाजनपद 16 बना, ये भी बात काफ़ी बेहतरीन तरीका से और डिटेल से वर्णन कर लिए हैं। तो देखिए 16 महाजनपद के बारे में हम लोग फिर से समझेंगे कि 16 महाजनपद भारत में जिसके अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से जिनकी 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है, वह कौन कौन 16 महाजनपद था, इसके बारे में हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से और डिटेल से वर्णन करेंगे कि 16 महाजनपद क्या था और उसका कैसी व्यवस्था थी। और 16 महाजनपद में मात्र एक महाजनपद, 16 महाजनपद में मात्र एक महाजनपद मगध ही क्यों शक्तिशाली हो पाया, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से और तसल्ली से नेक्स्ट वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।